नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपिक्स कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। हम लोग ब्लॉक स्टैटिकल असिस्टेंट जो 2010 में परीक्षा आयोजित की गई थी, 2010 में 2010 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी ब्लॉक स्टैटिकल असिस्टेंट का। उसके पार्ट 1 में हम लोगों ने कुल 42 या 43 प्रश्न देखा था। तो आज जीएस खंड को लेकर मैं सिर्फ जीएस के जो पेपर थे ब्लॉक स्टैटिकल असिस्टेंट के, जो बीएसएससी के द्वारा आयोजित ये परीक्षा थी, उसके सेकेंड पार्ट को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉक स्टैटिकल असिस्टेंट का जीएस पेपर का ये दूसरा हिस्सा है। आज का पहला यूं 43 या 43वां क्वेश्चन। बच्चों को कारखाना में बालात प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? यानी आप किसी भी 14 वर्ष, बच्चे की परिभाषा अगर आपको मैं बता दूं तो 14 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें कहा जाएगा कि वो बच्चे हैं। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र, ज्यादा सटीक शब्द है कम उम्र, 14 वर्ष से कम उम्र। ठीक है, तो इसको लेकर है अनुच्छेद 24। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान उन लोगों के अधिकारों की सभी नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करता है और इसी के अंतर्गत ये श्रम से रोकता भी है। एक नाम है भारत की तरफ से जो 2014 में कैलाश सत्यार्थी हैं। कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति के क्षेत्र का नोबेल मिला था। और आपको मैं बता दूं कि यह नोबेल क्यों मिला था, तो बाल अधिकारों को रोकने के लिए, बाल अधिकारों पर काम इन्होंने किया था और पार्टिकुलरली उन्होंने बाल श्रम जो कार्य है उसको रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया था। उस साल 2014 में मुझे ठीक ठीक याद है कि पाकिस्तान की भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है मलाला यूसुफजई, उनको भी इनके साथ शांति का, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है? तो जब आप भारत के संविधान के प्रस्तावना को पढ़ेंगे, भारत के संविधान के प्रस्तावना को पढ़ेंगे, ठीक है, प्रस्तावना जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, जब भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसके शब्द जो कुछ इस प्रकार से लिखे गए हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस पूरे प्रस्तावना में जो भारत के संविधान का जो मूल स्रोत माना गया वो भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। तो भारत के लोग का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? भारत की जनता, जो इस विकल्प में एक नंबर जगह पर दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के संविधान का जो मूल स्रोत है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने अंगीकृत किया। ये बहुत ही सरल प्रश्न मैं मानूंगा, सबसे सरल प्रश्नों की वर्गीकरण में इसका स्थान आ सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की जो कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। आप ऐसा समझो कि राज्य में यदि
कानूनी व्यवस्था नहीं रही, संवैधानिक नियमों के अनुसार यदि राज्य कार्य नहीं कर रहा है, वैसी परिस्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और यह जो है वो भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 356 में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह संवैधानिक विफलता एक कारण है, लेकिन जो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है वो कई कारणों से लगता है, और हर समय मूलतः 3 प्रकार होता है ना। तो हर समय में अनुच्छेद भी अलग अलग होता है। अगर आपकी पारी बीएसएससी ने संवैधानिक विफलता को लेकर सवाल पूछा जो अनुच्छेद 356 है, तो हो सकता है कोई अन्य भी पूछ सके, जैसे उदाहरण के तौर पर युद्ध या बाह्य आक्रमण। युद्ध या बाह्य आक्रमण, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 लगता है। ठीक है। दूसरा, संवैधानिक तंत्र का विफलता होना। संवैधानिक तंत्र का विफलता होना जो अनुच्छेद 356 इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है। तीसरा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और यह वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में कब कब लगेगा, इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 18 में, वन लाइनर में ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है। किस भाग में? भाग 18 में। किस अनुच्छेद में? तो यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण की वजह से तो 352, संवैधानिक विफलता की वजह से तो अनुच्छेद 356, और यदि वित्तीय आपातकाल है तो अनुच्छेद 360। कुल मिलाकर राज्यों में इन परिस्थितियों में आपातकाल लग सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? मैंने तो आपको पहले भी हिंट्स दे रखा है, पिछले सेट्स में कभी मैंने चर्चा किया होगा कि राज्य के जो कुछ परीक्षा आयोग होते हैं वो राज्य में जो कुछ प्रमुख पद है वहां से सवाल पूछते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हाई कोर्ट हो गया, राज्यपाल हो गया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, है ना। इस तरीके के केंद्र से जो अधिकतर आयोग हैं, जैसे यूपीएससी हो गया या एसएससी हो गया, ऐसे तो राज्य भी पूछता है, लेकिन संभावना रहती है कि राज्यों में थोड़ा स्पेसिफिक पूछा जाए। तो ये जो प्रश्न पूछा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति, याद कीजिएगा एक बार लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका था। तो स्टेट पीसीएस, स्टेट रेस्पेक्टिव स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं उनसे संबंधित, गवर्नर का पोस्ट, ठीक है, सीएम का पोस्ट, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सबों के बारे में आप अगर बीएसएससी जैसे एग्जाम्स को देने जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस प्रकार हुआ? आजादी के बाद ससमय बहुत सारी समितियों का गठन किया गया है, उनमें से बलवंत राय मेहता समिति भी एक महत्वपूर्ण है। 1957 में इसका गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। तो सवाल आपसे पहले तो पूछ लिया कि ये किस वर्ष में इसे बनाया गया था। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये पूछा कि आखिर किस वजह से बनाया गया था। तो थोड़ा स्पेसिफिक मैं हो जाऊं, 16 जनवरी 1957 को ये कमेटी बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था पंचायती राज के बारे में
समझना। इसी के संस्तुति पर आप कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ, और ये सबसे पहले जो लागू हुआ वो राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ, नागौर जिले में। ठीक है। और राजस्थान के बाद जो दूसरा जिला, राजस्थान के बाद जो दूसरा राज्य रहा वो रहा आंध्र प्रदेश। कभी कभी ये भी पूछ देता है। ठीक है। बाद में पीवी नरसिंहा राव की सरकार थी और संविधान संशोधन संख्या 73 और 74 से पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम की जो पावर होते हैं उसको लेकर इसमें और एडिशन हुआ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती हैं? इस तरीके के प्रश्न जो है वो मैं लगातार देख रहा हूं कि जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है वहां से सवाल पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। तो आप प्रश्न जो है यहां से जितने भी बन सकते हैं उनका अभ्यास करके जाएं, इनके बारे में तथ्यों को जानकर जाएं। ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसके मध्य में सफेद रंग होता है और उसमें नीले, गहरे नीले रंग, गहरे नीले रंग, नीले रंग में एक चक्र होता है। ठीक है। और उसमें तिलियां होती हैं, ऐसे ये तिलियां होती हैं। ठीक है। तो पूछा कि उसमें कितनी तिलियां होती हैं, तो उनमें तिलियां होती हैं 24। कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। ठीक है। 24 तिलियां होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब? तो मैं आपको बता दूं कि भारत जब संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में था, भारत अभी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में था, तभी भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपना ली गई थी 1948 ईस्वी में। आपको मैं बता दूं कि 1946 से लेकर 1949 के बीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगाकर हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और इसी दौरान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में ही ये जो हमारा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, उसी दौरान हम बहुत सारे काम को कर रहे थे, क्योंकि अंतरिम सरकार का भी गठन हो चुका था। हमारा जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी था वो 1948 में अडॉप्ट कर लिया गया था। कालांतर में आपको पता होगा कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाएं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अपनाएं। तो जाहिर सी बात है, न्यू जब अपनाए तो कुछ तो पहले रहा होगा। सवाल माइन्यूट है, पूछा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार स्पेसिफिक सवाल पूछा, लेकिन बहुत गहरा सवाल नहीं पूछा। ठीक है। तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई क्या है? 53 मीटर है। आपको मैं बता दूं कि भारत में पार्टिकुलर जो बिहार है, इसके सबसे नजदीक जो समुद्र का हिस्सा है वो है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। चलिए 53 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश का सबसे बड़ा राज्य है और क्रम दिया गया है। तो कुछ इसमें परिवर्तन आया है। मैं आपको बता दूं कि बिहार 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है। लेकिन बिहार की बनने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले ये 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ, बंगाल से अलग हुआ। ठीक है। और फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग हुआ, और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड इससे अलग। ठीक है। झारखंड जो है वो वर्तमान के बिहार का उस समय के बिहार का लगभग 45%, और जो वर्तमान का जिसे आप बिहार कह रहे हैं, जिसमें 38 जिले हैं, है ना,
534 ब्लॉक हैं, वो उस समय के बिहार का लगभग 55% हिस्सा लेकर आया। ठीक है। और राज्यों के क्रम में परिवर्तन क्या आया कि 2019 में जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था, उसको उसको यूटी बनाया गया। ठीक है, जिससे इसका क्रम 12वां हो गया। नहीं तो अगर जम्मू कश्मीर एक राज्य रहता तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम जो था वो 13वां था। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भी सवाल पूछ सकता है, मैं यहां पर आपको बता दूं, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार थर्ड है। पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है। ठीक है। आपको एक और चीज मैं बता दूं, बिहार से सवाल पूछा जा सकता है जनघनत्व के मामले में। जनघनत्व के मामले में जनघनत्व के मामले में बिहार क्या है? नंबर 1 है। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इससे जुड़े हुए तथ्य आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? आपको पता होगा कि जो गोलघर है वो बिहार की एक पहचान जैसी है, पटना की पहचान। पटना को लेकर पटना की पहचान जैसा आप मान सकते हैं। हालांकि इसका कोई बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है। एक आर्किटेक्चरल रूप में गोलघर एक अजूबा जैसा है। जब आप पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो पहले तो था गोलघर की तस्वीर दिखाई जाती थी, बाहर से कोई आता था तो गोलघर के बारे में जानने की कोशिश करता था, अपने अनोखे वास्तु की वजह से। ये गोलघर क्या है? अनोखे वास्तु की वजह से। लेकिन इसका मूल काम क्या था? इसका मूल काम जो था बाबू, यह था कि कभी बंगाल प्रक्षेत्र में अकाल आया था, है ना? अकाल आया था तो अनाज संग्रह को लेकर इसे बनाया था। एक स्टोर हाउस की तरह आप कह सकते हैं। लेकिन इसके जो दरवाजे थे वो अंदर की तरफ खुलते थे। अब नतीजा ये हुआ कि इसमें बहुत आप अनाज भर दे तो फिर वो दरवाजा लॉक हो जाता था। तो एक तरीके से ये जो निर्माण शैली थी वो विफल है। लेकिन फिर भी यहां से कभी कभी सवाल पूछ देता है ना? कभी कभी सवाल यहां से पूछ देता है। तो समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो 1784 ईस्वी में इसे बनाया गया था। ठीक है। पटना का गोलघर 1784 ईस्वी में कॉर्नवालिस के समय में बनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेबल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, टाइपिंग एरर है, पेबल नहीं है बल्कि नोबेल है। ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे। मैंने इनसे संबंधित आपको कहानी सुनाया ही होगा कभी ना कभी। डायनामाइट के आविष्कारक थे जो नॉर्वे के रहने वाले जो नॉर्वे के रहने वाले ठीक है, नॉर्वे के रहने वाले 1901 में ये शांति पुरस्कार से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इसे अलग अलग क्षेत्र में, सबसे बाद में अर्थशास्त्र में, तो वर्तमान में शांति, उसके बाद से इसका विकल्प सी नॉर्वे है, शांति, उसके बाद से रसायन, चिकित्सा, भौतिकी, साहित्य और अर्थशास्त्र। पहले भारतीय जो नोबेल पुरस्कार जीते थे
उनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर था, जो साहित्य के क्षेत्र में, और वो पहले पहले भारतीय नहीं, पहले एशियाई भी थे। ठीक है। और जो अभी सबसे नवीनतम देखा जाए तो अभिजीत मिले हैं, अभिजीत को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन टू थ्री समझौता, ये करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। ये करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। जो परमाणु समझौता है उस समय की करंट अफेयर्स में था। 1 2 3 समझौता संबंधित है परमाणु समझौते से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। ये गजानन माधव मुक्ति मोद, गजानन माधव मुक्ति बोध। टाइपिंग एरर थोड़ा सा इस प्रश्न में थोड़ा ज्यादा है। मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध की ये कविताओं की श्रृंखला से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? ठीक है, तो नेपानगर, अखबारी कागज उद्योग से संबंधित नेपानगर। आगे पढ़ते हैं। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है ना? कजरी लोक नृत्य जो है, कजरी लोक नृत्य जो है वो आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वहां का ये क्षेत्रीय नृत्य है। कजरी लोक नृत्य जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो कुल मिलाकर ये 75 प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने रखे ब्लॉक स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के। और लगातार PYQ सीरीज जारी है, आप इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। BSSC की परीक्षाओं के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता हूं। अगर आप BSSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये काफी सहायता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।